जी, मैं कतई हिंदू नहीं हूँ, मैं भारतीय हूँ। क्योंकि भारत में सभी धर्म समान हैं, सब जाति पंथ एक है। मैं भारतीय हूँ। मेरे बर्थ सर्टिफिकेट पे हिंदू लिखा है, पर मैं उतना ही इस्लाम, उतना ही सिखिज्म, उतना ही ईसाई धर्म सबका सम्मान करता हूँ। और ये संविधान अकेले की बात नहीं है, ये तो मानवता की बात है। तो अगर कोई ये समझता है कि मैं हिंदू नहीं हूं, वो इसलिए क्योंकि जब मैं चैनल्स पे या अन्यथा जब बात रखता हूं अपनी, तो मैं सबके लिए रखता हूं। मैं सबको समान मान के रखता हूं, जो एक इंसानियत का फर्ज है। लेकिन जैसा हम जानते हैं कि देश में एक ऐसा पक्ष पैदा हो चुका है जो एक पर्टिकुलर समाज को लेके या धर्म को लेके अपनी डुगडुगी बजाता है, और दूसरा धर्म का लोगों को जो माइनॉरिटी में है उनको कॉर्नर करता है, दबाता है। तो ये जब बात निकल के आती है, तो स्वाभाविक सी बात है कि हर भारतीय पहले उन लोगों के सामना करेगा जो दूसरों को परेशान करते हैं। तो ऐसा करने पे काफी हद तक मुझसे कहा जाता है कि तुम मुल्ला हो, तुम पाकिस्तानी हो, तुम देशद्रोही हो, तुम मुसलमान हो। हाँ, मैं हूं। लेकिन ये लोग कौन है जो पूरे देश को बर्बाद कर रहे हैं? ये तो हिंदू है ही नहीं। अब मैं आपको एक खुल के बात कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से निकली ये जो पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, इनके जो फॉलोअर्स हैं, ये कौन है? कौन है ये लोग? ये हमारे भारतीय भाई बहन है। लेकिन इनकी आइडियोलॉजी किसकी है? वो आरएसएस वाली है। आरएसएस की आइडियोलॉजी धर्मों में विभाजन तो करती है, लेकिन लोगों में विभाजन करती है, लोगों को बांटती है। लोगों को इस तरीके से आपने देखा होगा, वो नालायक संबित पात्रा है वो, और उसके जैसे जो उनके चूहे घूमते हैं टीवी चैनल्स पे, वो क्या करते हैं? हिंदू मुसलमान करके डिवीजन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उनको रोकना, उनको आईना दिखाना, और जरूरत पड़े तो राजनीतिक थप्पड़ मारना, ये हम लोगों का काम है। हम मतलब कौन? हम मतलब हम भारतीय। भारतीय इसलिए कोई जो कुछ कहे शोएब भाई, शुक्रिया, लेकिन हकीकत ये है कि मैं भारतीय पहले हूं, और शायद इतना ही बिल्कुल। मेरा मैं भी दादोस्ता है। हमेशा निशांत वर्मा जी हमेशा ये मानता हूँ, जब भी डिबेट में, तो हम भारतीय होने के नाते सबसे पहले जो हमारे नजरिए ये होता है। और जाहिर सी बात है, हर आदमी को अपना धर्म, पंथ, मजहब मानने की इजाजत है। निशांत वर्मा जी खुद एक हिंदू परिवार में पैदा हुए और आप अपने हिंदू रीति रिवाज से चलते हैं। लेकिन मजहब जिस तरीके से शोएब जमाई के लिए अपना एक प्राइवेट मैटर है, उसी तरीके से निशांत वर्मा के लिए भी प्राइवेट मैटर है। लेकिन अगर देश की बात आती है और राजनीतिक विचारधारा की बात आती है, तो हमें हमेशा उसी विचारधारा का साथ देना चाहिए जो देश को जोड़ने की और प्रगति की तरफ ले जाने की बात करती हो, जो सिर्फ धर्म के बुनियाद पर लोगों को लड़ाती हो और धर्म के बुनियाद पर विकास और देश को प्रगति की तरफ ले जाने के तमाम मुद्दे को खत्म कर देती हो। ऐसे विचारधारा के खिलाफ ही हमारी लड़ाई है, और इस मामले में निशांत वर्मा जी और शोएब जमाई दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं। आप मानते हैं ना मैं निशांत एक जी? बात मैं एक बात आपसे और रखना चाहूंगा यहाँ पे, और खास करके उन दर्शकों के लिए बात रखना चाहूंगा जिन्हें ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस जो है वो कोई हिंदुओं की ठेकेदार है। मैं निशांत वर्मा, जन्म से हिंदू, कर्म और धर्म से भारतीय, ये बताता हूं आपको कि भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस हमारी ठेकेदार नहीं है। बिल्कुल। और उसका मैं आपको एक उदाहरण दे सकता हूं, और स्ट्रेट फॉरवर्ड उदाहरण है, और इसको आप 10 बार सोचिएगा। 2019 के इलेक्शन में तकरीबन 90 करोड़ वोटर थे। 90 करोड़ वोटर, 90 करोड़ वोटर में से 65 करोड़ ने वोटिंग करी। 65 करोड़ ने वोटिंग करी, जिसका तकरीबन 30% बीजेपी को मिला, जो अंदाजन 22 या 23 करोड़ हो सकता है। जी। अब ये भी मान लेते हैं कि वो 65 करोड़ वोटर या 70 करोड़ वोटर का 80% हिंदू था, अगर मैं धार्मिक बात कर लूं। जी बिल्कुल। तो अगर 50 करोड़ हिंदू वोटर ने वोट दिया, जी और जिसमें से 20 करोड़ इनको मिला, तो अधिकतर हिंदू इन्हें पसंद नहीं करते। बिल्कुल। अधिकतर हिंदू इन्हें कतई पसंद नहीं करते। इसलिए हर श्रोता से, हर व्यूअर से मेरी एक ही इल्तिजा है कि जो बीजेपी का के लिए ये सोचते हैं कि वो हिंदुओं के रहनुमा हैं, वो हिंदुओं के ठेकेदार हैं, या वो हिंदू जो ये सोचते हैं कि बीजेपी उनकी ठेकेदार है, गलत फहमी में ना जिए। क्योंकि आरएसएस नाम की गलत फैमिली जो है, उसने ये गलत फहमी फैला रखी है। आपने बहुत अहम बात कही निशांत वर्मा जी, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और मैं समझता हूं कि लोगों को बहुत समझ में आएगा
कि जो लोग ये समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी या उस विचारधारा से जुड़े हुए जो लोग वो कोई हिंदुओं के हितैषी है, ये हमने हमेशा कहा अपने लाइव शो में कि वो हितैषी नहीं है, क्योंकि हम इनके रग रग को जानते हैं और इनसे तो निशांत जी आप जानते हैं कि हम लोग मिलते रहते हैं इन लोगों से, हमें पता है कि ये कितना यहाँ से फेक और कितना फर्जी है। जितना निशांत वर्मा जी को अपनी मतलब संस्कृति से जितना उनको चाहत है, मैं संबित पात्रा में वैसी यहाँ से लगन नहीं देखता हूँ, और जितना इंसानियत से मोहब्बत निशांत वर्मा जी में है उतनी मैंने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं में भी नहीं देखा। इसलिए बार बार मैंने कहा कि इस देश में अगर आप समझते हैं कि यहाँ से एक तरफा राजनीति चल रही, तो ऐसी बात नहीं है, बल्कि बहुत बड़ी तादाद में इस देश का हिंदू भारतीय जनता पार्टी या उसके विचारधारा को पसंद नहीं करता। और आज इस बात का खुलासा निशांत वर्मा जी ने भी किया, जो साहब जमी हमेशा कहते थे। एक थोड़ा सा लाइटर वे में निशांत जी कुछ बातें याद करना चाहेंगे, आप आज हमारे साथ जुड़े हैं, कि किस तरीके से संबित पात्रा जिसको हम लोग ने बड़े अच्छे अच्छे नाम दिए तो उसके बाद में आपको याद होगा निशांत जी की एक बार हम अमीश देवगन, आप और संबित पात्रा बैठे हुए थे शो से पहले, और संबित पात्रा ने कहा था, अरे शोएब जमाई जी आप तो बहुत पढ़े लिखे हैं और आप जो है सीनियर रिसर्चर है, तो आप जो है ना मेरे खिलाफ थोड़ा सा मतलब इतना मत बोला कीजिए, या फिर मुझे इतना ज्यादा आप मत किया कीजिए, आपकी छवि खराब हो जाएगी। और उसके ठीक बाद जो है निशांत वर्मा भी जी थे उसमें, उस शो में, उसके ठीक बाद जैसे ही शो शुरू हुआ, मैंने संबित पात्रा को एक लक़ब दिया, एक नाम दिया, जिसका नाम था बड़े बच्चों के डोरे वो मुझे संबित पात्रा बाद में कह रहा था, अरे शोएब भाई मैंने आपकी इतनी तारीफ की लेकिन तब भी आपने मेरे को यहाँ से गेम बजा दिया निशांत वर्मा जी ने नाम दिया था, क्या दिया था निशांत जी? मैंने मुझे याद है वो वाला वाकया, मुझे याद है वो वाकया जब आपने जी, हाँ मुझे याद है वो वाकया जब आपने बड़ों का डोरेमोन बनाया था, और उसकी बदौलत मेरे जहन में एक नया नाम आया था जो मैंने उसके लिए रखा, अचंभित पात्रा। जब वो ऐसा कुछ सुनता है तो अचंभित हो जाता है, लेकिन वो पहला नाम था, ऐसा सुन के वो अचंभित हो जाता है। लेकिन खैर ये वो नाम नहीं है जिसके लिए मैंने उसको देश में चर्चित किया। देश में उसको मैंने चर्चित किया है इन दो नामों की वजह से, नारंगी खटमल और नागपुरी संतरा। हाँ यस, बहुत अच्छी बात। मैंने कहा कि बार बार संबित पात्रा, आप बहुत सारे दर्शकों को नहीं मालूम होगा, बार बार संबित पात्रा चाहता था कि हम कुछ जरा सा मेरी तारीफ करके या निशांत जी से कुछ मीठी मीठी बात करके वो सेटिंग कर ले ताकि हम उसके खिलाफ कुछ ना बोले, लेकिन बार बार वो अचंभित हो जाता है कि अरे यार मैं देखो यहाँ से किया, बार बार ये हमारे खिलाफ ही पड़ जाते हैं तो दरअसल आपको याद होगा एक वाकया है शोएब भाई, एक वाकया है जब आप और मैं साथ में थे अमीश देवगन के शो पे न्यूज 18 इंडिया पे, और संबित पात्रा दूल्हे राजा की तरह सेंटर में बिठाए गए थे, खड़े किए गए थे, और ये सीएए के ऊपर था। आपको याद होगा कि जिस दिन मैंने बिल फाड़ा था, जब मैंने उस शो के अंदर संबित पात्रा के सामने सीएबी का बिल फाड़ा था और मैंने सुशील पंडित के मुंह पे मारा था, तब आपको याद होगा कि कैसे वो पुलिस प्रोटेक्शन मांग रहा था, और आप और मैं उसके इर्द गिर्द खड़े हो करके जो संबित पात्रा को अचंभित पात्रा बनाया, वो नारंगी खटमल पिस्सू नागपुरी संतरा जिंदगी भर याद रखेगा। वो डर गया उसके जब आपने बिल फाड़ा ना, तो संबित पात्रा ने कहने लगा, देखिए ये कितना जालिम है, इस तरीके से ऐसे कोई बिल फाड़ता है, ये इतना सम्मान, ये इतना अपमान कर रहे हैं, ये सारी चीजें का। मैंने कहा अच्छा आपको इस तरीके से प्रॉब्लम ना, चलिए मैं प्यार से फाड़ देता हूँ उसके बाद तो और वो भड़क गया तो अभी निशांत वर्मा जी के साथ बहुत कम वक्त है, तो थोड़ा सा एक सवाल लेना चाहते हैं कि आप जो मजदूर का माइग्रेंट जो अभी कर रहे हैं और मध्य प्रदेश में पुलिस पीटते, इसको आप कैसे देखते हैं निशांत वर्मा जी? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मेरा थोड़ा सा देखने का तरीका इस कदर है कि इस समय भारत की सरकार ये कह रही है कि सब जगह इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रियां और बाकी काम धंधे शुरू होने चाहिए। ये बात 15 अप्रैल से भारत सरकार कहती आ रही है, 25 अप्रैल को दोबारा उन्होंने कहा था, और आज इस बात को उन्होंने बहुत ज्यादा गौर दिया है कि ये इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, ये सब इकोनॉमिक चीजें शुरू होनी चाहिए।
समझ में नहीं आता है कि मजदूर फिर वापस जा क्यों रहा है। मजदूर इसलिए वापस जा रहा है क्योंकि ना खाना है, ना पैसा है, ना रहने की जगह, और ऐसे में बिलबिलाता हुआ मजदूर चल के जा रहा है, मार खा रहा है, जो कि अपने आप में शर्मनाक है और बेहद शर्मनाक है कि भाई किसी भी पुलिस या किसी भी सरकार को कैसे इन इंसानों के साथ बर्ताव करना चाहिए, ये इन नामुरादों को शायद नहीं आता। लेकिन इससे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये समय इकोनॉमिक क्रैश कराने की भारत सरकार कोशिश कर रही है कि एक तरफ कहती है कि फैक्ट्रियां, इंडस्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन वगैरह काम शुरू किया जाए, और दूसरी तरफ ट्रेनें और बसें लगा के या पैदल खदेड़ के जूता खाने के लायक हालत करके उन्हें गांव जाने का भेज रही है। इसलिए मुझे इसमें एक चाल नजर आती है। माफ कीजिएगा, आपकी बात बिल्कुल सही है कि जिस तरीके से सड़क पे परेशान होता हुआ मेरा भाई, मेरी बहन, मजदूर, गरीब ये जा रहा है, बच्चों की हालत देखिए, मर रहा है, वो अपनी जगह है। लेकिन मैं आज एक बात बताना चाहता हूँ शोएब भाई, ध्यान से समझिएगा। ये जो इंडस्ट्रियल लेबर होता है, ये जब अपनी अपनी जगहों पे काम कर रहा होता है, ये लाखों और लाखों की संख्या में होता है हर बड़े शहर के अंदर, हर बड़े इंडस्ट्रियल एरिया में इनकी तादाद कई हजारों से कुछ लाख तक की होती है। अब नरेंद्र मोदी इस बात को जानता है कि ये अभी दोबारा लॉकडाउन ईज करने के बावजूद, आराम देने के बावजूद, या इसने इंडस्ट्रीज चालू करने के बावजूद इंडस्ट्रीज नहीं चल पाएंगी, क्योंकि उनके प्रोडक्ट की डिमांड नहीं होगी, उनके मार्केट्स नहीं होंगे। अर्थात ये ऑलरेडी परेशान जो मजदूर है, ये और परेशान होगा जब तनख्वाह नहीं मिलेगी, पैसे नहीं मिलेंगे, खाना नहीं मिलेगा। तब क्या होगा? तब ये लाखों की संख्या में मजदूर अपनी अपनी यूनियंस के साथ सड़क पे आएगा और सरकार को उखाड़ के फेंक देगा। किस सरकार को? केंद्र सरकार। इस चीज को ना होने देने के लिए हर हाल में भारत सरकार चाहती है कि मजदूर वापस चला जाए, अपने अपने गांव चला जाए। 7 लाख से ज्यादा गांव है इस देश में, वो लाखों करोड़ों मजदूर अपने गांव में चला जाएगा तो गांव में वो 4 या 5 या 6 की संख्या का होगा, यानी यूनिटी टूट गई। बचपन में जो कहानी सीखी थी कि सारी उंगलियां मिला दो तो ताकत बनती है, नरेंद्र मोदी आज उस ताकत को तोड़ रहा है, क्योंकि अकेला इंसान सरकार के सामने नहीं लड़ सकता। लाखों भूखे लड़ सकते हैं, सरकार को उखाड़ के फेंक सकते हैं। ये गहरी चाल है, बहुत गहरी चाल। मैं चाहता हूं इसमें सब लोग बहुत सनसनीखेज बात आपने कही निशान जी। और मैं लगातार, आप देख रहे हैं, आप मेरे फेसबुक के माध्यम से भी देखते होंगे कि मैं मजदूरों के साथ लगातार काम कर रहा हूं, और जब मैं उन मजदूरों से मिलता हूं और उनकी समस्याओं को सुनता हूं और देखता हूं तो यकीनन मेरा दिल छलनी हो जाता है। आज भी मैं पूरे दिन भर जो है बिहार, भागलपुर और बेगूसराय के मजदूरों के साथ था और मैंने देखा उनकी आंखों में वो आंसू, वो दर्द। आप ये बताइए कि जो 20 लाख करोड़ का पैकेज का जो ऐलान कर रही है सरकार, और उसकी वजह से बहुत सारे अंधभक्त बहुत खुशी के मारे कूद रहे हैं कि देखो कितने 20 लाख करोड़ में कितने जीरो होते हैं, फला और ढिमकाना। ये बताइए कि ये 20 लाख करोड़ मेरी समझ से तो एक बहुत बड़ा धोखा है जब आप बात करते हैं कि हम अगस्त में बनाएंगे उनका कार्ड, और लघु मध्यम उद्योग के लिए कुछ नहीं है बल्कि ये एक उन्हीं के पूंजीपतियों के लिए ये पैकेज निकाला गया। आप इसको कैसे देखते हैं? क्या 20 लाख करोड़ का क्या आम हिंदुस्तानी, चाहे हिंदू या मुसलमान, उसको कोई फायदा होगा किसी मजदूर को? ये बताइए। बहुत अच्छा सवाल है शोएब भाई आपका, और मैं याद दिलाना चाहूंगा सबको कि ये वही नरेंद्र मोदी हैं जो एक जमाने में 2014 के इलेक्शन से पहले ये कहते थे कि केंद्र सरकार पैकेज बनाती है, किसी को देती नहीं है, इनको पैक करके फेंक देना चाहिए। ये हकीकत में खुद के लिए कह रहे थे, क्योंकि बड़े बड़े जुमले सीखे हैं। बिहार का आपको याद होगा, 50,000, 60,000, 70,000, 80,000 कर दूं जी। एक नया पैसा नहीं पहुंचा बिहार में आज तक उस 90,000 करोड़। सही बात, एक पैसा नहीं। इसी तरीके से दिल्ली के लाल किले से खड़े होकर के भाई साहब ने कहा 1,10,000 करोड़ का पैकेज। अरे इनको पैकेज का मतलब समझ में आता है क्या? याद है मैंने संबित पात्रा को कहा था ये 303 का कैप्सूल और ये वायाग्रा खाने से कुछ नहीं होगा, ये उछल कूद जो मचा रखी है ये सब बंद हो जाएगी। ये इनके पैकेज का हाल है। ये बोलते हैं, ये डिलीवर नहीं करते। इनके पास कुछ भी विजन नहीं है। आप जिनको अंधभक्त कह रहे हैं, ये खुद सबसे बड़े अंधे हैं। नरेंद्र मोदी, इन्हें कुछ नहीं आता।
उल्टा कहूंगा, ये कान के अंधे आंख के बहरे हैं। शायद इनको समझ में आए मैंने क्या, कान के अंधे आंख के बहरे। ये इस किस्म के लोग हैं जिन्हें कुछ नहीं आता, और पैकेज के नाम पे इन्होंने रीपैकेजिंग करी है। कई लोगों ने सवाल किया है, हमने भी पूछा है कि भाई आपने जो 1 फरवरी 2020 को जो आपने भारत का बजट रखा था, हर चीज तो उसी की रीपैकेजिंग निकल के आ रही है, हर चीज उसकी रीपैकेजिंग। तो इनके पास देने के लिए कुछ नहीं है, इनके पास खाली भड़ास निकालने के लिए है। नेहरू से शुरू करते हैं, राहुल तक आते हैं, इसके सिवाय कोई बात नहीं करते। पैकेज एक धोखा है, ये पब्लिक तक पैसा कुछ पहुंचने वाला नहीं है। आप जान के हैरान हो जाएंगे कि जो इन्होंने एक राशन कार्ड वाली बात करी है, 1 नेशन 1 राशन, साहब वो 2021 के मार्च महीने में मुकम्मल होगा। ऐसे झूठे मक्कार लोग जब सरकार चलाते हैं तो इनकी किसी भी बात पे विश्वास नहीं होता। ये वो शेर आया वाली कहानी है। हकीकत में जिस दिन मोदी सही बोल रहा होगा तो भी देश नहीं मानेगा। बिल्कुल। ईशान वर्मा जी, इससे मेरा एक सवाल उतरा कि इसी पैकेज में निर्मला सीतारमण जब हम कहती है कि हम इसरो के लिए ये पैकेज ला रहे हैं, उसके लिए ये बजट होगा, तो फिर बहुत गंभीर सवाल उठने जरूरी होते कि भाई जब हम बात कर रहे हैं कि अभी फौरी तौर पर मजदूरों को राहत पहुंचाया जाए, गरीब आदमी के खातों में 7-7 हजार रुपए अकाउंट में डाला जाए, या जो मध्यम लघु उद्योग जो परेशान हो गया उनके लिए, लेकिन जब आप इसरो और इधर उधर की बात करना शुरू कर देते हैं तो फिर लगता है कि आप पैकेज नहीं बल्कि जुमलाबाजी कर रहे थे, और जो भारत सरकार का जो बजट था उसी को रीपैकेजिंग करके आपने ये एक राहत पैकेज के नाम पर दे दिया। क्या ये मैं सही समझ रहा हूँ? आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा ये कान के अंधे आंख के बहरे हैं, क्योंकि इन्हें कुछ पता नहीं है जा किधर रहे हैं। ये अब इसरो को प्राइवेटाइज करने के लिए बात कर रहे हैं, उसके अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाने की बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी की एक बात तो अच्छी लगती है, उसने कहा था मैं देश नहीं झुकने दूंगा, पर उसने ये नहीं कहा था कि मैं देश नहीं बेचूंगा। बेच रहा है, लगातार बेच रहा है, और इसके हाथ में जितनी छूट मिलेगी ये प्रधानमंत्री की कुर्सी तक बेच देगा। अब देखिएगा, ये बात मार्क करके रखिए, अभी बेच देगा प्रधानमंत्री की कुर्सी। 5 हवाई अड्डों को बेचने के लिए निर्मला सीतारमण जी ने भी ऐलान कर दिया। ये देखिए भाई साहब, मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूं। ये नहीं, मैं पूछ रहा हूँ सिर्फ कि ये लोगों को दिखता क्यों नहीं है? लोग मतलब इनके जो वोटर्स है वो धर्म के नाम पर ही सिर्फ वोट क्यों करते हैं? मतलब इनको इतनी बड़ी परेशानी, और इतना लोगों के लिए जो नोटबंदी के बाद, जीएसटी के बाद पूरे देश ने जो परेशानी सही, और इस लॉकडाउन में जो तबाही कर दिया पूरे देश को, इसके बावजूद भी कोई मोदी और अमित शाह का गुणगान करने वाला जो ये तबका है, ये जो भीड़ है, उसको ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही? निशांत वर्मा जी, ये हमारी समस्या है। इनका ब्रेन ड्रेन हो, मतलब इनका जहन में मतलब क्या ब्रेन वॉश कर दिया गया है क्या? शोएब भाई, एक बात आपने बहुत अच्छी बात पूछी है, और मेरे ख्याल से जहन में एक बात लाने लायक बात है कि एक अंग्रेजी में एक स्टोरी थी, पाइड पाइपर ऑफ हैमलिन की। ये वो है, ये बांसुरी बजा के चूहों को अपने साथ खींच के लेके जाते हैं और ऊंची पहाड़ी से गिरा देते हैं। गिरने वालों को पता भी नहीं चलता कि हम कहां से आए, कहां गिरे। ये इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इनके अंधभक्तों को, जिनके पास कोई ढेले की अकल नहीं है, चाहे वो पढ़े लिखे ही क्यों ना हो, लेकिन उनके पास ढेले की अकल नहीं है। उन्हें लगता है कि उनका तारणहार आया है। उन्हें ये नहीं पता कि देश बर्बाद करने के लिए रावण आया है। लेकिन इनकी संख्या बहुत कम है, मान के चलिए। आप टेलीविजन के अंदर क्योंकि इस तरीके से फोकस्ड वे में दिखाया जाता है कि बस सब जगह मोदी का गुणगान हो रहा है, माफ कीजिएगा 70% भारत में मोदी का गुणगान नहीं हो रहा है। ये चालाकी से इलेक्टोरेट में ऐसा खेल खेलते हैं कि सीटें जीत गए, लेकिन इसके सिवाय नरेंद्र मोदी की कोई भारतवर्ष में तारीफ नहीं है, और ये तारीख बताएगी कि इनकी कोई तारीफ नहीं है। आपका सवाल कि क्यों इस तरीके से इनके लोग नहीं समझ पाते, तो सर वही जवाब आ गया कि ये इनके लोग हैं, और इनके लोग नहीं समझेंगे जो हम समझाना चाहते हैं। याद रखिए, अगर भारत के अंदर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में 30% लोग अगर उनकी तरफ झुकाव रखते हैं तो 70% लोग उनके खिलाफ हैं। एकजुट उन 70% को होना पड़ेगा, भाड़ में गए 30%। जी, यही बात। अच्छा, आपको याद होगा निशांत वर्मा जी, मैंने कई बार कहा है
यही आपकी बात की भाई, वो जो 30% तबका उसको नेग्लेक्ट कर दीजिए, हमको ये 70% तबका को एक साथ और यूनाइटेड करना। पर आपको बड़ा कीमती समय हमने लिया निशांत वर्मा जी, आखिरी सवाल पूछ के बस आपको मैं विदाई दूंगा। आखिरी सवाल बस ये है निशांत वर्मा जी कि आप देखे रहे पिछले 2 महीनों से जब से कोरोना जो है हुआ है, और मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस कोरोना के टाइम में भी इतना हिंदू मुसलमान होगा डिबेट के माध्यम से, या फिर कुछ एंकर और चैनल इस तरीके से माहौल बनाएंगे। लेकिन जिस तरीके से तबलीग जमात वालों को टारगेट बनाया गया और लगातार वो एजेंडा चलाते रहे, आपको ऐसा नहीं लगता है कि और आपने देखा कि मैं प्रमुखता से 2 मुद्दों पर बात करता रहा हूं, एक मजदूरों के इशू पर और दूसरा तबलीग जमात पे, और मैंने बार बार कहा कि मैं मजदूरों पे बात करना चाहता हूं, लेकिन आप जबरन बार बार मजदूरों के इशू को दबाने के लिए तबलीग की बात लाते हैं, तो मुझे उसका जवाब देना जरूरी। तो आपको भी ऐसा लगता है कि भाई ये जो रियल इशू, जो प्रॉब्लम जो कोरोना के टाइम में सरकार के सामने संकट की घड़ी खड़ी हुई थी, उसको दबाने के लिए, छुपाने के लिए ये फर्जी मामले, इस तरह के झूठे मामले जो है बार बार लाए गए? आपके माध्यम से एक सनसनीखेज बात और बता दूं मैं आपको कि WHO ने सितंबर 2019 को एक ऐसी बीमारी आएगी जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर की होगी और पैंडेमिक होगी, जिसमें 36 घंटे में 8 करोड़ लोग दुनिया में मर सकते हैं, इसकी वार्निंग सब सरकारों को 18 सितंबर 2019 को दे दी थी। अच्छा। उसके बावजूद ना किसी सरकार ने कोई कदम लिया, सुनिए, ना किसी सरकार ने कोई कदम लिया, और भारत सरकार को तो भूल ही जाइए। जब आपने मुझसे इस प्रोग्राम पे आने की दरखास्त की थी, मैंने जो थोड़ा समय एक्स्ट्रा मांगा था, क्योंकि मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को लीगल नोटिस भेज रहा था, वो लीगल नोटिस मैंने कंप्लीट किया, उसके बाद मैं आपके प्रोग्राम पे आया। सितंबर 2019 में जब वार्निंग आ चुकी थी, तो उसके बावजूद आपने क्या तैयारियां की, इसका 200 घंटे में जवाब दीजिए। मैंने 200 घंटे की समय सीमा आपके प्रोग्राम शुरू होने से 5 मिनट पहले दी। अब हकीकत यह है कि 1 जनवरी को ऑलरेडी चाइना ने इन्फॉर्म कर दिया था WHO को कि हमारे यहाँ बहुत बड़ी महामारी हो चुकी है। 1 फरवरी 2020 को WHO ने अपनी गाइडलाइंस पूरी दुनिया के लिए दे दी थी, इंक्लूडिंग भारत सरकार। 1 फरवरी से लेकर के 15 मार्च तक नरेंद्र मोदी और उसकी सरकार सोती रही। 15 मार्च इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 15 मार्च को महानुभाव ने सार्क देशों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी और उसने दुनिया भर की कहानियां सुनाई थी। याद रहे 15 मार्च से 2 दिन पहले 13 मार्च 2020 को इसी भारत सरकार ने कोरोना वायरस भारत में इमरजेंसी नहीं है ये डिक्लेयर किया था। तत्पश्चात 19 मार्च को महानुभाव टीवी पे आते हैं और देश में पैनिक क्रिएट करते हैं जब उन्होंने जनता कर्फ्यू की बात करी, और तब से लेके आज तक हम बंद हैं। अब मैं आपको बताऊं, जो एक डीएनए होता है, इनका डीएनए है कि किसी भी हालात में मरते मर जाएंगे ये संगी, लेकिन मुसलमान को परेशान करने की कोशिश करेंगे। मुसलमान को, क्लियर बोल रहा हूं, ये इनके गुरु गोलवालकर ने सिखाया है जी। इन कमजोरों को ये नहीं पता है कि इनको ये चीज करने की जो ट्रेनिंग मिली है शाखाओं में, वो देश तोड़ने की ट्रेनिंग है। इसलिए जब आप अभी कोरोना वायरस की सिचुएशन में देखें तो नमस्ते ट्रंप जैसे नामुराद लोगों ने जो ऑर्गेनाइज किया, जिसमें लाखों लोग इन्वॉल्व हुए, उसके सिवाय जितने भी रीति रिवाज धर्म के चलते रहे जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, उससे हट करके जब इन्हें अपनी कमजोरी दिखी, और शोएब भाई जब इन्हें दिखा कि अब इनके हालात खराब हो रहे हैं तो क्या किया जाए, तो मजबूरी का नाम मुसलमान, इनके लिए मजबूरी का नाम मुसलमान। जब इनकी मजबूरी आती है तो इनकी बैसाखी की लाठी मुसलमान होता है। इन्होंने तबलीगी जमात के ऊपर जो अटैक किया, निंदनीय है, शर्मनाक है और इनह्यूमन है, कंप्लीटली नॉनसेंस है। अगर औकात होती नरेंद्र मोदी में या विजय रूपाणी में तो नमस्ते ट्रंप पे टारगेट करते।
औकात होती तो महाशिवरात्रि पे टारगेट करते, औकात होती तो जैसलमेर फेस्ट पे टारगेट करते, औकात होती तो अलवर फेस्ट पे टारगेट करते, और औकात होती तो अपने फेलियर को एक्सेप्ट करते। नहीं है, नहीं है इनकी औकात, ये सिर्फ जुमलेबाज। बहुत बड़ी बात कही आपने ईशान जी। यानी आप खुलासा कि सरकार को, शायद जरा मैं बस एक बात फिर पूछ लूं कि सरकार को पहले से मालूम था कि देश में इतनी बड़ी विकट स्थिति हो जाएगी और ये बीमारी संभले से नहीं संभलेगा, तो यानी जानबूझकर तबलीग जमात को टारगेट किया गया ताकि सारा इल्जाम उस पर मढ़ दिया जाए और सरकार की नाकामी छुप जाए। बिल्कुल सही बात है। हमने भी कई बार, अच्छा तो अभी अहमदाबाद, क्योंकि आप भी गुजरात से आते हैं, इसमें एक गलती, माफ कीजिएगा, एक गलती तबलीगी जमात की भी है जी। मैं ये भी कहना चाहूंगा, एक गलती तबलीगी जमात की है और मैं उसको बहुत अच्छे से बताना चाहता हूं तबलीगी जमात के फॉलोअर्स को और तबलीगी जमात को। ये जो आपका आरएसएस के प्रति सॉफ्ट स्टैंड रहा है इतने 50, 60, 70 सालों में, ये इसका नतीजा है कि इन्होंने आपको रगड़ दिया। अगर पिछले 70, 80 सालों में 1927 ऑनवर्ड या 1923 ऑनवर्ड, जब आपकी स्थापना मेरे ख्याल से हुई तबलीगी जमात की 1923 के आसपास, तब से लेकर के, और आरएसएस की स्थापना 1925 में हुई, तब से आरएसएस के साथ तबलीगी जमात ने प्यार भावना रखी है, क्योंकि इस्लाम इज रिलीजन ऑफ पीस। लेकिन इन्होंने आपका हमेशा गलत इस्तेमाल की। अगर आपने इनको इनकी जगह शुरू से दिखाई होती, और शुरू से दिखाई होती का मतलब मैं गलत तरीके से नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं दरवाजे के बाहर तुम वहीं तक ठीक हो, तुम मेरे घर में नहीं घुसोगे, तुम मेरे बारे में बात नहीं करोगे। अगर स्ट्रिक्ट रहे होते तो ये आज आपको इतना परेशान नहीं करते। इनकी औकात नहीं होती कि तबलीगी जमात की बात कर रहे हैं। आज माफ कीजिएगा शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, इन्होंने तबलीगी जमात को रगड़ने की कोशिश करी, इसीलिए क्योंकि आपने इनके साथ हमेशा प्रेम भाव रखा। दुश्मन को पहचानना सीखिए। बस इतनी सी बात कह के मैं विदाई चाहूंगा। बहुत बड़ी बात आपने कह दी कि तबलीग जमात वाले कभी किसी से राजनीतिक या कोई सांप्रदायिक भेदभाव नहीं रखे, और तबलीग जमात वाले कभी सियासत की बात नहीं की, और कभी आरएसएस के खिलाफ या कोई इस तरह की कोई ऐसा इनका मुहिम नहीं रहा। ये सबसे बड़ी गलती मैं समझता हूं कि हुई। बहरहाल आगे देखा जाएगा, लेकिन आपका बहुत बहुमूल्य वक्त हमने लिया और आज ये बात साबित हो गई। एक बात आप दर्शकों को खाली बता दीजिए निशान वर्मा जी हमारे बारे में, कि लोग ये समझते हैं कि मैं को मौलवी या मौलाना हूं, जबकि आप जानते हैं कि मैं एक राजनीतिक पार्टी का दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष भी हूं और एक विपक्ष की भूमिका के तौर पर, और जो विचारधारा हमारी समाजवाद की, लोहिया की और जेपी की है, उस विचारधारा को लेकर आगे चलते हैं और सरकार की आलोचना करते हैं या फिर तो आप थोड़ा सा दर्शकों को हमारे बारे में आप क्या सोचते हैं ये थोड़ा सा बता दीजिए निष्पक्ष होकर के, मेरे दोस्त होने के। जी जरूर। मैं शोएब जमाई भाई के लिए सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, एक अच्छे इंसान होने के साथ साथ ये एक उभरते राजनेता हैं। ये बिल्कुल एक समकक्ष भावना रखने वाले इंसान हैं। ये किसी के लिए भी इस तरीके की जातिवाद या धर्मवाद की बात सोच करके कभी नहीं करते। ये मुफ्ती मौलाना पंडित वाली बातें नहीं करते। ये अपने आप एक साइंटिफिक रिसर्चर हैं, एक साइंटिस्ट व्यक्ति हैं। इनकी सोच, इनके पहनावे को देख करके ना समझी जाए, इसके लिए इनको जानना जरूरी है। मैं जानता हूं शोएब जमाई को, और जितना मैं जानता हूं, मैं चाहूंगा मुझसे ज्यादा आम जनता को जानने की जरूरत है। टेलीविजन के ऊपर आने वाले धुरंधर बल्लेबाज शोएब जमाई दिल के जितने अच्छे हैं, दिमाग के उतने साफ हैं, और मैं जानता हूं कि आपका भविष्य भारतीय राजनीति में लोगों के सुधार के लिए अवश्य जरूरी है और होगी। है हिंद में अनोखा मरकज तहफ़्फ़ुज़ दी, ये दी का तर्जुमा है मरकज तहफ़्फ़ुज़ दी।